इस आर्गूमेंट में कि उस वक्त वो असेंबली की चेयर पे जहाँ पे स्पीकर को बैठे होना चाहिए वहां पे नहीं थे, बल्कि गैलरी से इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे। तो गैलरी इज आल्सो पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ दैट असेंबली। ठीक है कमर गिलानी साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वफाकी काबीना बिलाखिर हलफ उठा चुकी है, मुंतखब हो चुकी है, नाम सामने आ गए, मामला सेटल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि 34 रुकनी वफाकी काबीना ने जो हलफ उठाया है, क्या समझते हैं जो नाम सामने आए हैं कुछ उनके ऊपर हैरत नहीं हुई नाम देखकर आपको? जी जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि वफाकी काबीना ने बिलाकर हफ्ता 10 दिन के बाद जो है वो हलफ उठा दिया है, लेकिन अभी भी जो इन हुकूमतों का जो नई बनने वाला हुकूमती सेटअप है इसमें अभी भी बहुत ज्यादा इनके आपस के इख्तलाफात हैं। अभी ताज़ा तरीन अपडेट दूं कि ANP ने अभी दोबारा फिर अपना उन्होंने इनकार किया कि वो किसी सूरत काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसके बाद वो काबीना का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं और इनका इख्तलाफ अभी भी बाकी है। तो इसके बाद एक और इशू जो गुज़िश्ता 2-3 रोज से चल रहा है, जिसका बहुत ज्यादा लिंक जो है हमारी मुल्क की सलामती के साथ है, वो है अली वजीर और मोहसिन दावड़। अली वजीर और मोहसिन दावड़ ये ऐसे किरदार हैं जो कि नई बनने वाली हुकूमत का हिस्सा, इनको बहुत ज्यादा ऑब्लाइज किया गया और बड़े तौर तरीके से इनको साथ मिला के लाया गया है। तो उसके लिए अभी जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 दिन पहले पाकिस्तान की फोर्सेज की तरफ से अफगानिस्तान से मुदाखलत की गई, उसके बाद मुदाखलत के बाद पाकिस्तानी फोर्सेज ने उनको रोका और इससे पहले उन्होंने हमारे जो फौजी शहीद किए थे, उसके बाद जब इन्होंने दहशतगर्दों पर अटैक किया तो उसके बाद अली दावड़ और मोहसिन दावड़ और अली वजीर इन्होंने बहुत असेंबली के अंदर खड़े होकर इन्होंने पहली अपनी जो तकरीर थी उस पर कहा, इन्होंने कहा जी हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि हमारे जो लोग हैं उनको शहीद किया गया। बजाय इसके ये लोग वो कहते हैं कि हमारे फौजी शहीद किए गए। पहले उन्होंने बात शुरू की थी, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो दहशतगर्द थे उनको इन्होंने मजलूम बना दिया, जो हमारे फौजी थे उनको जालिम बना दिया। ये बड़ी अजीब तरह की है। इसमें हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको सोचने के लिए वो इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है। वो सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, हम कहाँ से इस सेटअप को कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहते थे और ये कहाँ पे ला खड़ा कर दिया गया है। तो ये बड़ी अजीब सी कहानी है। अब बात जो आपने की है कि ये सारी किस तरीके से ये चलेगा, जो नए आपके चेहरे आए हैं, तो ये अब इन चेहरों को एक स्टेप शुरू कर लें, वजीर आजम से शुरू कर लें, उसके बाद वजीर आला आ जाता है। ठीक है, वजीर आला तकरीबन आप समझे कि वजीर आला बन चुका है, बात है दोनों वजीर आला, एक वजीर आजम बन चुका है और एक वजीर आला बन चुका है। उसके बाद आप चैप्टर देखें, इन सारे अफराद को आप लिस्ट आप इनकी प्रोफाइल आप चेक करें, प्रोफाइल चेक करें, आपको पता लगेगा ये सबके साथ इन पे केसेज है और संगीन नोयत के केसेज है, करप्शन के केसेज है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे जिस इंसान को जो है जेल में जाना होता है या जिससे फर्ज जुर्म आयद होनी होती है, उस दिन उसको मुल्क का सबसे बड़ा जो है नवाब दिया जाता है। ये कौन सा कानून है, कौन सी ये कौम पूरी इस तरफ देख रही है। अब मसला ये है कि ये इनका सेटअप भी चेंज हो गया, इनकी वजारत अज़्मा भी बन गई। इस तरह का सारे जो कौमी मुजरम थे या कौमी मुल्ज़म थे वो सारे आ गए हुकूमत के अंदर, नेक हो गए, पाक हो गए, पाक साफ हो गए। तो अब देखें दूसरी तरफ इन्होंने सबसे ज्यादा महंगाई का इन्होंने नारा लाना था कि इस मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई है, लेकिन सबसे ज्यादा जब आवाम निकली थी आखिरी टाइम, आपको याद होगा, उसके बाद आवाम नहीं निकली। वो सिर्फ निकली पीपल्स पार्टी के दौर में, जब बिजली जाती थी 18-22 घंटे बिजली जाती थी और 15 मिनट 20 मिनट के लिए बिजली आती थी, सिर्फ तब आवाम बिजली के लिए सड़कों पे निकली थी। उसके बाद आप मुझे बताएं कि साहब का ये जो अभी हुकूमत गई है इमरान खान की, इससे कितनी दफा आवाम सड़कों पे आई है, कितनी दफा तोड़ फोड़ की है, कितनी दफा सड़कों पे आई है। उसके बाद आप जिन दिनों की अभी बात करेंगे अदम एतमाद से पहले या अदम एतमाद के 1-1.5 महीने के अंदर जी, ठीक है कमर गिलानी साहब जी, इस पे आगे चल के बात आखिरी में बात करना चाहूंगा कि अदम एतमाद के दिनों में कितनी दफा, जितने हमारे मीडिया चैनल थे, कितनी दफा इन्होंने जिक्र किया था कि महंगाई की वजह से ये सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं। अब बात तो फिर वहां पे आ गई है। आज देखें, जिस दिन वजीर आजम आए थे उस दिन बिजली का रेट 5 रुपए ऊपर हो गया। उसके बाद अभी ताजा तरीन अपडेट है कि 2 रुपए फिर दोबारा बिजली का रेट ऊपर जा रहा है, 7% बिजली का रेट ऊपर जा रहा है, जो कि अभी तक 40% बिजली बनती है एक हफ्ते के अंदर। ठीक है कमर गिलानी साहब, इस पर बात करेंगे। महंगाई हमारा जाहिर सी बात है कि एक हॉट इशू है, उसका भी डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में इशू करेंगे। आसिफ याकूब साहब आप लाइन पर हैं?
शायद आसिफ याकूब साहब ने भी ज्वाइन नहीं किया। प्रोड्यूसर साहब काइंडली आसिफ याकूब साहब का जो लाइन है उसको बहाल कीजिएगा। उमरवान साहब, सदर के हवाले से इस वक्त खबरें सामने आ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो काफ़ी इस वक्त तेज़ी दिखा रहे हैं सदर ममलिकत के हवाले से जो मामलात हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान से भी उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन फजलुर रहमान की जानिब से यही कहा गया है कि हम चाहते हैं कि जो सदर का उम्मीदवार है JUI की जानिब से हो। इसी तरीके से उन्होंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मैंगल की तरफ से रुजू किया है, उनसे भी इस हवाले से मदद मांगी है, लेकिन उन्होंने मशवरा यह दिया है कि आप सदर को हटाने के लिए जो मुआखजे का जो प्लान है और वो जो सारा प्रोसीजर है उसके लिए नंबर गेम को देखें। यहाँ पर सर सवाल आपसे ये है कि सदर ममलिकत को हटाना क्या इतना ही आसान होगा उनके अहदे से जितना कि वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के तरीके से हटा दिया गया, या वहाँ पर पेचीदगी आप समझते हैं कि बरकरार है? जी, सदर को हटाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी सदर की जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो इम्पीचमेंट है। सदर के खिलाफ मुआखजे की तारीख आ सकती है, और चूंकि अब असेंबली में सादा अक्सरियत मौजूद है जो अभी हुकूमत है इनकी और इत्तेहादी जमातों की, इसके बावजूद के 22 और भी ऐसे मेम्बरान हैं जो तरीके इंसाफ की तरफ से भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सदर को हटाना कोई मुश्किल होगा, उसके लिए भी सादा अक्सरियत की जरूरत है, कोई 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं। अच्छा उमरवान साहब, जरा ये बताइएगा कि सदर ममलिकत का जो मुआवजा होता है उसके ऊपर तो जाहिर है कि जब ऐवान में बहस चलेगी तो अगर अक्सरियत मुखालिफिन की ज़्यादा होगी या अपोजिशन की अक्सरियत जो इस वक्त इत्तेहादी हैं, वैसे ये भी बड़ी एक हैरान कुन सूरत हाल है कि जो अपोजिशन थी वो अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत में तब्दील हो चुकी है, हुकूमत बन चुकी है, लेकिन अगर मेम्बरान की तादाद को देखते हैं तो काफ़ी कम्प्लेक्सिटी है। पंजाब के अंदर अक्सरियत और अकलियत का मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ, KPK के अंदर अक्सरियत PTI के पास है, बलूचिस्तान में भी मामला अभी इतना क्लियर नहीं है। तो सदर को हटाने के लिए तो तमाम असम्बलियाँ, सेनेट और कौमी असम्बली के मेम्बरान मिलकर चलते हैं वोटिंग के अंदर। तो क्या समझते हैं कि मतलूबा नंबर गेम पूरा करना मुमकिन होगा अपोजिशन के लिए? देखिए, वैसे भी सदर पाकिस्तान को खुद भी इस चीज का एहसास होना चाहिए। इसकी मिसाल तारीख में मौजूद है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ सदर पाकिस्तान थे। फिर इलेक्शन हुआ 2008 में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो आसिफ जरदारी साहब ने सबसे पहले सदर पाकिस्तान को ही कहा कि आप असेंबली से एतमाद का वोट लें, अगर तो असेंबली आपको सदर रखना चाहती है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको खुद ब खुद ओहदा छोड़ना चाहिए। और परवेज मुशर्रफ भाप गए थे इस बात को कि अब वो पाकिस्तान की सियासत में एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। तो सदर पाकिस्तान के साथ मुस्लिम लीग नवाज की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप है नहीं कि वो इनके साथ चल सकें। उनको चाहिए कि मजीद कौम को इम्तहान में न डालें और खुद ही इस्तीफा दें। ठीक है। अच्छा उमरवान साहब, तोशा खाना रेफरेंस इस वक्त काफ़ी आवाम के अंदर उस पर गुफ्तगू चल रही है, मीडिया पर भी डिस्कशन चल रही है। बहैसियत सीनियर कानूनदान आप क्या समझते हैं कि तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब पर जो कुछ इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, क्या कानून और आइन की रोशनी में वो वाक़ियतन उन पर इल्ज़ाम बनता है, या जो उनको इख्तियार हासिल था आइन के तहत कि वो उसकी हाफ कीमत देकर उसकी चीज़ों को परचेज़ करने के बाद जब मालिक बन गए तो उसको आगे सेल आउट कर सकते हैं? क्या समझते हैं इस तमाम मामले के अंदर आइन और कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हैं या सुकम मौजूद है? बिल्कुल नहीं किए गए। कतन उन्होंने आईनी कोई तकाजा पूरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी की बल्कि उन्होंने इखलाकियात की भी दजगियाँ बखेर के रख दी हैं। आप देखें, लोगों को ये हर रोज कहते थे जी कि मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने सादक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी फैसले में भी कभी भी इनको सादक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया। वो जजमेंट भी कभी उस पर आप डिटेल से प्रोग्राम रख लें, वो मैं जजमेंट आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ। उसमें किसी जगह ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ कि इमरान खान तो सुप्रीम कोर्ट ने सादक या अमीन डिक्लेयर किया। लेकिन इसको भी बहुत इन्होंने कौम को अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करके अपनी फेवर में किया हुआ है कि जी मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सादक और अमीन कहा था। और सादक और अमीन की आप क्रेडिबिलिटी देखें कि एक तोहफा मिला जो कि सरकारी खजाने में जमा होता है और वो एडमिट कर रहे हैं इस बात को। ये तो मैं चाहता हूँ, इसमें तो इल्जाम वाली तो बात ही नहीं है। ये तो सरासर उन्होंने जो क्राइम कमिट किया, जो उन्होंने जुर्म किया, उसको वो तस्लीम करते हैं। और इस पर तो मेरा ख्याल है कोई ज्यादा
अच्छा उमर अवान साहब, मैं आपसे इन्वेस्टिगेशन उमर अवान साहब आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़ाती तौर पर भी इस मामले को समझना चाहता हूँ कि जो क्राइम कमेट की जिस तरीके से भी आप भी कह रहे हैं कि ये तो ओपनली है, थोड़ा सा इस हवाले से समझाइएगा कि आखिर इसमें क्राइम है क्या कि तोशाखाना के अंदर जो वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल है आइन के तहत कि वो चीज़ें निस्फ कीमत देकर परचेज़ कर सकता है, और वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि कीमत अदा करने के बाद उसको परचेज़ किया गया, और जब एक शख्स एक चीज़ का मालिक बन जाता है तो उसके बाद वो उसको सेल आउट करने का इख्तियार रखता है। मादी में इसकी मिसालें नवाज शरीफ साहब के हवाले से बिल्कुल मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा आइन या कानून के साथ किया गया है जिसकी बुना पर उनको कह सकते हैं कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है या कोई जुर्म किया है? देखिए, पहली बात यह है कि तोशाखाना में जो भी चीज आती है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत होती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे तमाम सरकारी तहफ जो दूसरे मुल्कों से दिए जाएं वो आपके सरबराह मुमलिकत को मिलते हैं, या आपकी जो एग्जीक्यूटिव है उसके जो सरबराह होते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर, उसको दिए जाते हैं तो वो वहाँ जमा होते हैं। अब एक बंदा जो वहाँ से कोई चीज खुद ही वो उसका कस्टोडियन है, वो खुद ही उसका इंचार्ज है, ज़ाहिर है वो इंतजामिया का सरबराह है, और वो सारी चीजें जितनी तोशाखाना में रखी गई है वो उसी के ताबे हैं, उसी के मतहत हैं। तो उसने तहफ़्फ़ुज़ उनका करने की बजाय वो अपने लिए ही कोई एक नया ऐसा रूल निकाल लेता है जी कि मैं ये चीज इतने पैसे देकर खरीदता हूँ। अगर तो वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक उसको चीज मार्केट में अवेलेबल ना हो और तोशाखाना से लेनी हो तो उसको चाहिए कि पहले उसकी फेयर प्राइस वो डिटरमिन करेगा। ये मैं कानून के अल्फाज आपको बता रहा हूँ कि वो फेयर प्राइस उस चीज की क्या होनी चाहिए। फिर यह है कि वो खुद ही परचेजर है, ठीक है, पहले तो वो खुद रिसीवर है, फिर खुद परचेज कर रहा है वो चीज और खुद ही वो फिर मार्केट में बेच रहा है। इसमें आपके सामने डिफरेंस है कि वो जो एक्चुअली उस घड़ी की प्राइस 14 करोड़ रुपया थी तो इन्होंने औने पौने दामों खरीदी अपने लिए और फिर जाके ओपन मार्केट में बेच के करोड़ों रुपए कमा लिए और ये कहा जी कि मुझे तो ये हक हासिल है। ये वो सरकार है जिन्होंने ये कहा था अभी कुछ दिन का लेके जब इन्होंने पीटीवी पे हमला केसेस में और बाकी मुकदमों में जब इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा था तो इन्होंने कहा कि हम तो इस्तिस्ना नहीं मांगेंगे, बल्कि इनकी जो सदर पाकिस्तान है वो तो अदालत में भी पेश हुए हैं कि जी हम इस्तिस्ना नहीं मांगते क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अब एक बात तो यह है कि कानूनी तौर पर जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि इन्होंने जुर्म किया वो ये है कि कोई बंदा अपने मुफादात का ही खुद ही उसको जिसने उसको चीज को प्रोटेक्ट करना है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, वही उसका बेनिफिशरी नहीं हो सकता। इस केस में इन्होंने खुद ही बेनिफिशरी और खुद ही इन्होंने उसको प्रोटेक्ट करना था जो कि नहीं किया। एक दूसरी बात यह है कि इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि जितनी मालियत की ये कहते हैं जी मैंने पेमेंट करके वहां से ये चीज खरीदी है, जो अभी तक अमाउंट आई है वो है 3 करोड़ रुपया। पूछा यह जाना चाहिए कि 3 करोड़ रुपया कहाँ से आया जबकि शख्स का अपना कोई जरिया आमदन नहीं है। ये तो कहते हैं मेरा 2 लाख तनख्वाह है टोटल, उसमें मेरा गुजारा नहीं होता था, तो 3 करोड़ रुपया कहाँ से आया, वो भी ब्लैक मनी है, इस पे अभी तक कोई सवाल नहीं उठाया गया। फिर यह है कि जो इतनी ज्यादा अगर ये कोई चीज अहम नहीं थी तो तोशाखाने से क्यों निकाल के बेची गई है? क्या इनके पास इस तरह की कहीं और से चीज अवेलेबल नहीं हो सकती थी? फिर यह है कि जिस बंदे को अब मैं इखलाकियात की तरफ आने लगा हूँ जिसका दर से हर रोज देते थे कि जी जनूबी कोरिया में कश्ती डूब गई तो वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया, फलां जगह ये वाक़या हो गया तो वज़ीर आज़म ने ये कर दिया था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को उस लेवल पे होना चाहिए था कि ये तोशाखाना की चीजों को न छेड़े और इखलाकी तौर पर अगर इसने कोई इस तरह का जुर्म किया तो उसको खुद उस वक्त इस चीज कौम के सामने लाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं लाया। आपका प्रूव होना ठीक है उमर अवान साहब, ठीक है आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक मुख्तसर से ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन देखते रहिए पंजाब टॉक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से हम अपने सीनियर कानूनदान उमर अवान साहब से उनका कानूनी और आइनी हवाले से जो तजदिया था वो जान रहे थे। हमें प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तबस्सुम मुनीर साहब ने ज्वाइन किया है। सर आपको प्रोग्राम में शामिल होने पर खुशामदीद कहता हूँ और यहीं से आपसे सवाल भी शुरू कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वज़ीर ख़ारजा के तौर पर नाम फाइनल हो चुका था और ज़राए ने हमें यही बताया था कि उनका नाम पर डेडलॉक ख़त्म हो चुका है और वो उन्होंने तस्लीम कर दिया है कि वो वज़ीर ख़ारजा के ओहदे का हलफ उठाएंगे। मगर जिस वक्त हलफ बर्दारी की तकरीब हुई उस वक्त वो मौजूद नहीं थे। खबरें आ रही थी कि वो बरतानिया गए हुए हैं और वहाँ से वापसी पर आकर हलफ उठाएंगे, लेकिन अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक उनकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि जिस वक्त तक ANP और मोहसिन दावड़ को वफाकी काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने ओहदे का हलफ नहीं उठाएंगे।
तो यहाँ पर आखिर ऐसा क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहसिन दावड़ और ANP को लाजमी तौर पर वफाकी काबीना में देखना चाहते हैं या कोई और वजह है? बहुत शुक्रिया भाईजान, बड़ी मेहरबानी आपने शामिल किया है इस प्रोग्राम में। गुजारिश है कि ये, जैसा कि आपको पता है कि ये अलायंसेस की गवर्नमेंट है और जिस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हुई है वो तमाम कमिटमेंट और वो तमाम गारंटीज, जिनमें सबसे ज्यादा गारंटीज जो है वो जरदारी साहब के पास हैं। तो जो अलाइज को जिनको शामिल किया गया है, अगर वजारतें लेनी ही पीपल पार्टी का को मकसूद होती तो फिर वज़ीर आज़म ही पीपल पार्टी का होता। तो पीपल पार्टी का स्टांस ये है कि ये जो एक तो टेन्योर जो है वो असेंबली का वो पूरा हो, और दूसरा ये है कि ये गवर्नमेंट क्योंकि ज्यादा सीटें इनकी अक्सरियत जो है वो PMLN की है, वो ज्यादा से ज्यादा इसको जो मिनिस्ट्री वगैरह या जो भी मामला हैं वो अवेल करें। इसके बाद जो अलाइज हैं जो हमारी गारंटी पे आए हैं, प्रोफेसर जरदारी साहब की गारंटी पे आए हैं, तो उनको उनके साथ जो भी कमिटमेंट हुई है वो उसको पूरा किया जाए, वो फॉलो की जाए। उसके बाद अगर हम तो यानी हमारी क्या का स्टांस ये था कि हम तो गैर मशरूत तौर पर बिल्कुल आपके साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। किसी किस्म की हमें कोई मिनिस्ट्री या आईनी अहदे की जो बात हुई है स्पीकर की या प्रेसिडेंटशिप की, तो वो भी आप देख लें, सबसे मुशावरत कर लें। अगर उसमें इजी हैं तो आईनी अहदे जो है वो पीपल पार्टी को दे दिए जाए, और बाकी जो है अलाइज आए हैं जिस कमिटमेंट के साथ। तबस्सुम मुनीर साहब, सदर मुमलिकत के हवाले से काफ़ी खबरें चल रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए उनको सदर मुमलिकत नामजद किया जाए, जबकि JUI की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के नाम बार बार लिया जा रहा है। और आज ही ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है बल्कि BNP के अख्तर मेंगल से भी मुलाकात की है, और सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि उनको अपनी मदद के बारे में भी कहा है कि वो फजलुर रहमान को कायल करने में मदद फराहम करें। तो एक तो इस खबर की आप तस्दीक या तरदीद कर दें कि क्या ये खबरें चल रही हैं क्या ये दुरुस्त हैं या गलत हैं, और दूसरा अगर ये मामला दुरुस्त है तो आप क्या समझते हैं मामला फिर कहीं आप लोगों का आपस में ख़राब तो नहीं हो जाएगा? देखा पाकिस्तान पीपल पार्टी का पहले दिन से ये स्टांस रहा है कि जो भी, क्योंकि बेसिकली अलाइड गवर्नमेंट है, ये किसी एक पार्टी की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट तो है नहीं कि वो अपनी मर्जी से करें। तो पहले दिन से जो हमारा स्टांस था, हमारी पार्टी का जो स्टांस है वो ये था कि जो भी काम होगा वो मुशावरत से होगा, और मुशावरत में तमाम अलाइज जो हैं वो जिस स्टेक जो लेके चले हैं उनका उसको जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो अगर मौलाना साहब का राइट बनता हुआ या इस किस्म की अगर कोई मामला कमिटमेंट पहले हुई है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से पहले, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी कम अज कम ये है कि ये आपको मेरे ख्याल में माजी से भी अच्छा, जिस तरीके से अभी आपने खुद भी कहा कि अब जाहिर सी बात है कि जो वफाकी काबीना थी वो मुंतखब हो चुकी है और अब आगे जो है उसको काम को बढ़ाया जाएगा और जो आइनी मुद्दत बाकी रहती है असम्बलियों की उसको पूरा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आइनी मुद्दत को किसी भी सूरत सबूताज ना किया जाए बल्कि मुद्दत पूरी की जाए। लेकिन आपके एक अहम इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान ने कल ओपनली वीडियो के अंदर आकर यह बयान दिया है कि हम इसके अंदर बिल्कुल जो मामले को अगर लटकाने की कोशिश की जाएगी तो वो JUI का मौक़िफ़ नहीं होगा, हम फिलफोर इलेक्शन चाहते हैं। हाँ, उन्होंने ये एक बात ज़रूर की कि अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन के हवाले से उस सारे प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए, साफ़ करने के लिए आपको कुछ कवानीन में तब्दीली लानी है तो जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसके ऊपर असम्बली से मौके से फ़ायदा उठाकर कार्रवाई की जाए और फिर आवाम को उनकी अमानत जो इलेक्शन के हवाले से है वो दोबारा लौटा दी जाए। लेकिन आप लोगों की जानिब से जब मौक़िफ़ लिया जाता है तो आप कहते हैं कि असम्बली की आइनी मुद्दत पूरी करने के ख्वाह है शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्लिम लीग नून के दीगर सीनियर रहनुमा की जानिब से या लीडरशिप की जानिब से भी ये कैटेगोरिकली बयान दिया गया है कि अब जो है अगस्त 2023 तक आप सबको इंतज़ार करना होगा। तो बज़ाहिर तो इसका मतलब यह है कि आप तीन बड़ी जमातों में से दो का पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्शन के हवाले से अलग है और एक बड़ी जमात फजलुर रहमान उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो इस किस्म के इख्तिलाफ तो आपके अभी 5वां-6वां दिन है हुकूमत का और ओपनली सामने आने शुरू हो गए हैं। कितना नुकसान पहुँचा सकता है ये इख्तिलाफी बयानिया आपको? मेरे भाई इंशाल्लाह नुकसान की कोई सूरत हाल नहीं होगी। आपको पता है कि जिस आइनी दौरान और जिस तरीके से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई है और अभी तक भी आप देखेंगे जो आइनी अहदे हैं वो हमारे मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं वो हलफ लेने से चाहते हैं। गवर्नर पंजाब जो है वो इलीगल बैठे हुए हैं। तो इस आइनी दौरान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमने जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो स्टांस है और इस टाइम जो अलाइज गवर्नमेंट है उनका ये है कि सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान के जो मामला हैं इनको देखा जाए। जो स्टेट की रिट है ठीक है उसको कायम किया जाए और कानून और आइन के मुताबिक जो भी मामला हैं उनको देखा जाए।
तो ये उर्दू की तकसीम मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। अगर किसी को थोड़ी बहुत ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो जरदारी साहब बैठे हैं, इंशाल्लाह आपको आप देखेंगे। आप में जो असम्बली की मुद्दत की बात है तो अब पिछली गवर्नमेंट में देख लेंगे, हम आपको तो अपनी गवर्नमेंट की कुर्बानी देके गिलानी साहब की और ये दूसरे इस किस्म के मामला करके, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये पार्लिमानी जो तर्ज सियासत है इसमें तो हमेशा ये स्टांस रहा है कि कम से कम असम्बली की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अवाम की अदालत में जाया जाए और अवाम जिसको मुंतखब करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। मौजूदा सूरत हाल में तो इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इलेक्शन रूल्स हैं उनके अंदर तरमीम की सख्त जरूरत है। और जो खिलवाड़ हुआ है इनके साथ और जो फेवरेटिज्म और जो अखाड़ पछाड़ हुई है उसको दोबारा मैनेज करने में मेरे ख्याल में ये तो साल का तो टाइम लगेगा। तो टाइम के बाद अगर इलेक्शन हो तो वो एक जो इलेक्शन के कानून है उनके अंदर तरमीम वगैरह की जो जरूरत है वो करके तो मेरे ख्याल में सबसे काबिल कबूल होंगे। ठीक है, तबस्सुम मुनीर साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं दोबारा मैं आता हूँ आपकी तरफ। तबस्सुम मुनीर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। कमर गिलानी साहब थोड़ा सा इस हवाले से ब्रीफ करते चलें। जो असम्बली से इस्तीफे देने का मामला सामने आया था उस वक्त डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने कहा था कि मैं उसको तस्लीम करके जाऊंगा, मगर अब ये खबरें आ रही हैं कि वो इसी तरीके से अपने ओहदे से रिज़ाइन कर रहे हैं और आज या कल में नए डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो भी तयनात हो जाएंगे। तो स्पीकर के पास जो इस्तीफ़ों वाला मामला था वो इस वक्त किस पोजीशन में है, उसके ऊपर क्या आप समझते हैं कि पेशरफ्त हो सकती है या वो मामला इसी तरह जूं का तूं बरकरार रहेगा? देखिए, इस्तीफों वाला जो मामला है वो अभी तक कश्मकश में मुब्तला है, जिसमें ये देखना होगा ये भी कोर्ट की तरफ जाता नजर आ रहा है, जिसके मुताबिक होता ये नजर आ रहा है। अभी तक जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पब्लिक को भी पता है कि इस्तीफों का जिस तरीके से इस्तीफे दे दिए गए हैं उसके बाद डिप्टी स्पीकर जब कासिम सूरी इस्तीफा खुद दे देंगे उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत नई हुकूमत आई है ये कहेंगे कि इस्तीफों का मामला अभी जूं का तूं है। तो इस तरह तहरीक इंसाफ के जो होंगे या साहब का जो हुकूमत के होंगे वो फिर दोबारा या कोर्ट की तरफ जाएंगे। तो या दूसरा एक और रास्ता होगा वो ये होगा कि तमाम अरकान असेंबली जितने होंगे जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो स्पीकर के सामने जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे वो जाके ये जिस तरह कहते हैं कि धरना दे देंगे या उनको कहेंगे जी हमने तो इस्तीफा डिप्टी स्पीकर के पास जमा कराए थे और हमारा इस्तीफा फौरन मंजूर किया जाए। तो इस तरह ये चीजें अभी इस चीज पे भी, क्योंकि ये सारे नए तरीके के तजुर्बात भी हो रहे हैं और पहले आपकी मुल्क की सियासत में इस तरह की चीजें पहले कभी हुई नहीं है जो अभी होती जा रही है, मुसलसल रेगुलर होती जा रही है। अब ये सारी चीजें इस कदर ये जो मौजूदा हुकूमत है ये भी इससे बाहर नहीं निकल रही, जबकि जो साबका हुकूमत थी वो भी इन चीजों से बाहर छुटकारा नहीं हासिल कर पा रही। तो ये चीजें यूं कि तू अभी देखिए आपके मुल्क का जो निज़ाम है ये अभी सियासी जो निज़ाम आपका चल रहा है ये इंतहाई पेचीदा हो चुका है। कभी आपके मुल्क की तारीख में इस कदर पेचीदा निज़ाम नहीं हुआ था, जिसकी बहुत सारी वजूहात है, जिसके जिम्मेदार ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो नई हुकूमत आई है ये भी इसकी जिम्मेदार है, जो साबिक हुकूमत गई है ये भी जिम्मेदार है। दोनों ने अपनी अपनी अनाज का मसला बनाया है और उसके बाद कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं कि पूरा सिस्टम एक पूरी जमात का सिस्टम, एक पूरी हुकूमत का सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता करके लपेटा जा रहा है, जो कि अभी तक तकरीबन आप देखें इसको कैलकुलेट करें परसेंटेज के लिहाज से वो 75% है, उसको लपेटा गया है। अभी 25% अभी मौजूद है और 25% में आपका सदर भी उससे मौजूद है, जिसके पास अभी बहुत सारे इख्तियारात हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि सदर उसको रोक सकते हैं। तो इस तरह कमर गिलानी साहब यहाँ पर एक ये भी पॉइंट है ना कि अगर अब जो इस वक्त हुकूमत के अंदर अपोजिशन आ चुकी है, जो पीडीएम जिनको आप कहना ज़्यादा बेहतर है अपोजिशन का वर्ड, जाहिर सी बात है कि अब उनके लिए कहना दुरुस्त नहीं रहा, वो हुकूमत में आ चुके हैं। पीडीएम वाले अगर मुश्तरका तौर पर सदर मुमलिकत को हटाने का फैसला कर लेते हैं तो फिर तो स्पीकर के लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा पीडीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वह फ़ौरन इस्तीफ़े मंजूर करे, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 120-30 अरकान के इस्तीफ़े मौजूद हैं वो अक्सरियत भी कम हो जाए और उनको सदर को हटाने में ज़्यादा आसानी रहे। तो अगर ये मामला सदर को हटाने की तरफ जाता है तो क्या समझते हैं कि पीटीआई को ये इस्तीफ़े देना कहीं नुकसानदेह तो नहीं हो जाएगा वहाँ जाकर? जी जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि पीटीआई के इस्तीफे जब भी दें इनको नुकसान नहीं होगा। नुकसान ये चल रहा है अभी जो नई हुकूमत ये आई है, पीडीएम की हुकूमत आई है, इनको अभी नुकसान हो रहा है, ये बुरी तरह उलझे हुए हैं और उलझन की वजह से इनका जो टाइम है जितना भी ये मुद्दत पूरी करेंगे इनका एक एक दिन ये ज़ाया हो रहा है। दूसरे नंबर पे जो सदर है, जब तक ये सदर नहीं जाएगा, सदर के लिए जो मुआवजे की है तहरीक वो बहुत सख्त होती है तहरीक, ये इस तरह नहीं है कि अदम एतमाद, इनको 2/3 अक्सरियत भी चाहिए होती। जो मेरे पास कैलकुलेशन है वो शायद 290 की
अरकान के आसपास हैं। 290 अरकान सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक में वन साइडेड होंगे, तो ये तहरीक होगी जो अभी तक होती नजर नहीं आ रही। 290 बहुत ज्यादा अरकान है, ये इस तरह होता नजर नहीं आ रहा। लग ये रहा है कि आखिर तक इनकी आपस की ये लड़ाई चलेगी। एंड में जो भी आपकी मामला तय होंगे वो उससे इलेक्शन की तरफ मामला जाएंगे, और उससे ये चीजें जब तक इलेक्शन क्लियर होगा इनको टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उसके बाद सदर खुद रिजाइन कर जाएंगे। होता ये नजर आएगा। एंड पे इसका जो रिजल्ट है यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है कमर गिलानी साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी अख्ताम पजीर होगा। मैं अपने तमाम मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, अब ये तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ही मामलात क्लियर होंगे कि नई विफाकी काबीना ने जो अपने ओहदों का हलफ उठाया है, अब क्या ये काबीना अगस्त 2023 तक अपने काम को अपनी जिम्मेदारी को बरकरार रखती है, या बीच में ही इनके दरमियान कोई ऐसा मामला तय पा जाता है कि जिसके बाद फिलफोर इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाता है। और फिर ये सवाल जो कि नहायत अहम है कि अगर इलेक्शन की जानिब जो कौम जाती है और सियासी जमातें अगर इलेक्शन की जानिब जाती हैं तो फिर कौन से कानून के तहत इलेक्शन को करवाया जाएगा। वो कवानीन जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट करवा कर गई, बनवा कर गई, क्या उसके तहत इलेक्शन करवाए जाएंगे, या जो नई हुकूमत मुंतखब हुई है ये कानून साजी करेगी। और अगर ये कानून साजी करती है तो क्या उसकी कानून साजी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको किसी भी सूरत उनकी जो तादाद है, उनके पास जो स्टेट पावर है, उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्या उनके लिए वो कानून साजी काबिल कबूल होगी। तो अभी काफ़ी सारे मामलात पेचीदा हैं और इलेक्शन का फैसला हो जाने के बावजूद भी इलेक्शन में जाना इतना आसान ना तो तहरीक इंसाफ के लिए होगा इन हालात में, और ना ही PDM के लिए होगा। तो अब यही देख सकते हैं कि मुल्की मफाद में क्या ज़्यादा बेहतर है, क्या इस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना होगा, क्या अदालतों को आगे बढ़कर कोई इस मामले पर कोई बीच में पेशरफ्त करवानी होगी। वक्त के साथ ही यकीनी तौर पर ये मामला क्लियर होंगे। पंजाब टॉक से फिल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान सबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।